नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 28 तारीख को ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई मारा गया, ये आप लोग सभी जानते हैं। इसके बाद से जो दिन प्रतिदिन हर घंटे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स गेम है। बड़े बड़े जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये इस पे मंथन करते जा रहे हैं। पहला, क्या अली खमेनेई का मारा जाना या उसको मारने का जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, या अमरीकी इजराइल का थिंक टैंक का ये डिसीजन स्ट्रैटेजिकली सही है, या चीज़ें बैकफायर होती हुई दिख रही है? ये अपने आप में जिसे कहते हैं एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या इस युद्ध को जितना आसान सोचा था अमेरिका इजराइल ने, क्या ये होगा, या अब पीछे से रूस और चीन ईरान को लॉजिस्टिकली और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगी, जो कि होते हुए दिख रही है। इंटेलिजेंस शेयरिंग चीन और रूस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो लोग शेयरिंग कर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स का जो ताना बाना है, ये जो हर घंटे दोस्तों बदल रहा है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत जो अहम बात है दोस्तों, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, कि सीआईए और मोसाद का, खास करके मोसाद का, जो आयतुल्ला अली खमेनेई को एलिमिनेट करने का जो ये पूरा जो टैक्टिकल गेम था, ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, इसके परिणाम क्या होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस लेवल पे ये कैसे एक मास्टर स्ट्रोक है, और आने वाले समय में ईरान की इंटेलिजेंस और मोसाद और सीआईए का इंटेलिजेंस के बीच में जो पर्दे के पीछे जो गेम चलेगा, ये बहुत कुछ आने वाले समय में डिसाइड करेगा। हमें पर्दे के सामने गोला बारूद तो दिखता है, जिससे टीवी स्क्रीन पे आप बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखते हैं, F-15 फाइटर जेट्स को भी आप गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन पीछे का खेल हमेशा इंटेलिजेंस का होता है। तो खमेनी मारा कैसे गया, इस पे कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में, जिस जो पर्सनल ऑफिस कम घर था, जिस बिल्डिंग में उनका मीटिंग होने वाली थी, ऐसे मीटिंग इनके कई डेस्टिनेशंस पे होते हैं, और इनका जो पूरा आइटिनरी होती है, पूरा जो शेड्यूल होता है, वो लास्ट मोमेंट पे जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं आईआरजीसी के, वो लोग डिसाइड करते हैं, और ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। और आखिरी पलों में भी मीटिंग के डेट्स को कई बार बदला गया, और बदलने के बाद भी जो सटीक 9:30 बजे 28 तारीख का जो ईरान का टाइम था, उस समय हिट होता है मिसाइल, और खमेनेई और उसके टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं। तो इतना बारीकियां को देखते हुए भी, इतना एहतियात बरतने के बाद भी कैसे मारा जाता है, इसका मतलब मोसाद की हायर रैंक्स में आईआरजीसी के एंट्री हो चुकी है। उन्होंने आईआरजीसी में सेंध लगा चुका है। इसी में एक गद्दार का नाम, सो कॉल्ड, अगर ईरान का इंटेलिजेंस का बात माने तो जिनकी बारे में बात की जा रही है, आजकल वो मिल भी नहीं रहे हैं, उनका नाम है एहसान कामी। ये ब्रिगेडियर जनरल इनको बनाया गया था कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद। जो जो कद फोर्स है, कद फोर्स के जो कमांडर आपके जब मारे गए थे, कासिम सुलेमानी, सॉरी, तो सुलेमानी के मारे जाने के बाद इस्माइल कानी को, तो ब्रिगेडियर इस्माइल कानी को इसका कड फोर्स का कमांडर बनाया गया। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस समय 28 तारीख को जब मीटिंग हो रही थी, उसके ठीक कुछ पहले इस्माइल कानी वहाँ से निकल जाता है, और अभी तक वो बंदा सुरक्षित है, जबकि उस रैंक के बाकी सारे ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। तो इस्माइल कामी का
लास्ट मोमेंट पे ऑफिस से निकल जाना और उसके ठीक बाद, उसके लगभग आधे घंटे 45 मिनट बाद स्ट्राइक होना, तो ये एक अलार्म बेल बजाती है कि क्या इस्माइल कामी का मोसाद के साथ कोई लेना देना था। इसके पहले भी दोस्तों याद कीजिए कि मोसाद की बहुत पहले एंट्री हायर रैंक्स में, आईआरजीसी में ईरान के टॉप ऑफिशियल्स तक मोसाद की एंट्री हो गई थी। याद कीजिए कैथरीन पेरेज शकदाम, वो लेडी, मोसाद की वो लेडी जो ईरानियन जर्नलिस्ट बन के सालों तक ईरान में रही, एक सिया मुस्लिम से शादी भी की और उसके बाद ईरान का टॉप जर्नलिस्ट और एंकर बनने के बाद उसकी 1-to-1 मीटिंग खमेनी के साथ भी हुआ था और उसके बाद वो देश छोड़ के चली जाती है और जाने के बाद ये पता चलता है कि कैथरीन एक मोसाद एजेंट थी। याद ये भी कीजिए कि कैसे इस्माइल हानिया यही तेहरान में मारा गया था, जो आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में वो रुका था और एग्जैक्टली बेड के नीचे बम लगाया गया था। कहा यह जाता है कि वहाँ का जो पूरा गार्ड्स जितने भी थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके कुछ मेंबर्स को बहुत तरीके से मोसाद ने खरीद लिया था और उसके बाद सारा टाइम डिटेल सब कुछ पता करने के बाद इस्माइल हानिया को तेहरान के ही गेस्ट में मारा गया। तो यहाँ तक एंट्री मोसाद की है। अब अगर दोस्तों बात करें कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है, रीसेंट डेवलपमेंट में हमें ईरानियन इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करनी होगी कि अभी अचानक आयतुल्ला खमेनी के मारे जाने के बाद जो ऐसी जो सोच थी कि वो टोटल जो है ताश के पत्ते की तरह उनकी लीडरशिप खत्म, तो नीचे सब कुछ खत्म, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये लोग अपने आप को बहुत तरीके से रीग्रुप किए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे हैं और इनका आईआरजीसी का इंटेलिजेंस जो है ये चारों तरफ अलग अलग, लेबनान, इराक, सीरिया, हर जगह फैल गया है। और जितने भी, सिर्फ ये हिजबुल्ला और हुती की बात नहीं है, अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको डिसेंट्रलाइज्ड वे में ईरानियन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट भी कर रही है और यूएस बेसिस को चिन्हित भी कर रही है। यूएस बेसिस से जो यूएस पर्सनल हैं जिनको हिदायत दी गई थी कि आप सिविलियन एरिया में चले जाएं, वहाँ तक का पिन पॉइंटेड इंटेल ईरानी इंटेलिजेंस को मिल रहा है और अमरीकी जो पर्सनल हैं वो मारे भी जा रहे हैं। और इसमें अंदेशा दोस्तों ये भी है कि चीन का इंटेलिजेंस और रूसी इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और कहीं ना कहीं जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इमेजरी, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिस पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अब ईरान पलटवार कर रहा है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड ईरानियन जो इंटेलिजेंस है, साथ में चीनी इंटेलिजेंस एंड रशियन इंटेलिजेंस। और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों, ये F-15 जो मारा गया, जो ये लोग डिनाई कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन्हें कोई लेज़र गाइडेड वेपन से मारा गया हो, क्योंकि डायरेक्ट मिसाइल का हिट इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसमें रूसी और चीनी इंटेलिजेंस और वहाँ के टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिल रहा है। ये जो सारा इंटेलिजेंस का ताना बाना है, ये अब किस करवट बैठती है, क्योंकि आने वाला युद्ध आपको दिखेगा, लेकिन पीछे का जो इंटेलिजेंस का गेम है, इन इंटेलिजेंस के गेम पे हमारी पैनी नज़र आगे बनी रहेगी। तब तक दोस्तों, मैं आनंद रूपम इस एपिसोड में आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।